नमस्कार, मेरे यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट पर मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूँगी और माफ़ी चाहूँगी कि बहुत दिनों से आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई है क्योंकि कई सारे नए प्रोफ़ेशनल कमिटमेंट्स की शुरुआत हुई है, जिसके बारे में जानकारी मैं आपको इस कार्यक्रम के अंत में दूँगी। लेकिन आज बात किसान आंदोलन की, क्योंकि दिल्ली की इस सर्दी में पिछले 10 दिनों से हरियाणा, पंजाब समेत भारत के कई प्रदेशों के किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डर इलाकों पर जगह-जगह वो अपनी टेंट्स गाड़कर सरकार से कह रहे हैं कि जिन 3 फार्म बिल्स को केंद्रीय सरकार ने, मोदी सरकार ने पारित किया था अभी कुछ महीनों पहले इस महामारी के दौर में कि सरकार उन बिल्स को वापस ले। किसान कह रहे हैं कि ये किसान विरोधी कानून है और इन तमाम मसलों पर सरकार की हालाँकि इस वक़्त बातचीत भी जारी है, 5वें दौर की बातचीत आज हुई है। चौथे दौर की जो बातचीत थी वो बेनतीजा रही और अब किसान कह रहे हैं कि भई आप एक तो हमें पॉइंट वाइज़ पॉइंट आप तमाम बातों की जो भी हमारी बातचीत हुई, उसकी जानकारी दें, हमारे सवालों के जवाबों की जानकारी दें और आप फैसला कर लें क्योंकि हम रोज़-रोज़ मीटिंग में नहीं आने वाले हैं। तो जो आंदोलन से जुड़ी तस्वीरें भी आई हैं, एक तरफ मुख्य धारा की मीडिया है, जिन्होंने इस आंदोलन को बदनाम करने की तमाम कोशिशें की हैं, इस पर लेबल्स लगाने की कोशिश की है कि ये खालिस्तान से समर्थित है, पाकिस्तान से समर्थित है। लेकिन जो इसकी जेन्युइन जो प्रोटेस्ट की जो राजनीतिक पहलू हैं, इसका क्या इम्पैक्ट है भारत के सियासी दिशा पर, इन तमाम मुद्दों पर बहुत आपको जो है कम बातचीत नज़र आएगी, जहाँ तक मुख्यधारा की मीडिया का सवाल है। तो आज इन्हीं मुद्दों पर आपके सवालों को भी मैं शामिल करूँगी और बातचीत करूँगी यामिनी अय्यर से, जो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सेंटर फॉर पॉलिसी एंड रिसर्च इंडिया की प्रेज़िडेंट हैं। यामिनी, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में। नमस्कार और मुझे आपके कार्यक्रम में बुलाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। यामिनी, अगर मैं आपसे शुरुआत कर सकूँ क्योंकि अब ये जो गतिरोध की स्थिति है, आज खबर ये भी आई कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, अब इंटरवीन कर रहे हैं, वो अपने मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये बेनतीजा रहती हैं बैठकें और 8 दिसंबर को जो है अब पूरे भारत बंद का ऐलान भी किया गया है। आपको इस गतिरोध के टूटने के इस वक़्त कोई संकेत नज़र आ रहे हैं? संकेत तो कम है और इसलिए क्योंकि पूरी जो प्रक्रिया लागू की गई है, इन बिलों को पहले ऑर्डिनेंस के माध्यम से प्रोमलगेट करना मई या जून के महीने में, उसके बाद बिना बातचीत के, बिना कंसल्टेशन के, बिना फार्मर किसान से बातचीत करके सीधा पार्लियामेंट में भेजना, वहाँ पे अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टीज अपने मुद्दे सामने रखने की कोशिश कर रहे थे। काफ़ी गहराई में बातचीत होती है पार्लियामेंट में और मांग जो थी पॉलिटिकल पार्टीज की, ऑपोजिशन पार्टीज की कि ये बहुत भारी चीज है, इसका प्रभाव किसान के रोज की जिंदगी में काफी भारी रहेगा, इसीलिए इन बिलों को क्यों ना हम कमेटी में डालकर उन पे चर्चा करें, उनको गहराई में देखें और उसके आधार पर पार्लियामेंट में फिर से उन पर डिबेट करके फाइनली उन पर लेजिस्लेशन किया जाए। हुँ। मगर सरकार ने इन चीजों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। शायद उनको लगा कि महामारी के माहौल में कहते हैं कि क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी बनाना चाहिए, ये हमारा अपॉर्चुनिटी है। शायद उनको लगा कि ज्यादा बातचीत करने से जो उनका मेन आदेश था इन 3 कानूनों को लेकर वो कहीं घुल जाएगा और इसलिए उन्होंने डिबेट भी रद्द किया, किसी से बात नहीं की और बहुत ही जल्दबाजी में और बहुत ही गलत प्रक्रिया से पार्लियामेंट में इन कानूनों का क्रियान्वयन किया। आई थिंक अब हाँ और ये जो आंदोलन चल रहा है वो केवल हुँ, पिछले 10 दिन का आंदोलन नहीं है। हुँ, जब ट्रू। से मई के महीने में जब से ये बातचीत शुरू हुई, जब से हवा लगी कि इस तरीके के कुछ नए कानून आने वाले हैं, हमारे पूरे किसान के जो बाजार हैं उनमें बहुत भारी भरकम कुछ अलग होने वाला है, एक नई प्रक्रिया निकालने वाले हैं जिसके आधार पर किसान बाजार में जाएगा और अपने सामान को बेचेगा, किन के साथ बेचेगा, किस प्राइस पे बेचेगा। जब आप इतनी बड़ी चीज करते हैं तो हुँ, नेचुरली जिनकी रोज की जिंदगी पर इतनी ज्यादा प्रभाव पड़ेगी उनके पास काफी सवाल होंगे, मगर किसी और किसानों ने ये सवाल लोगों के सामने लगाए थे, सरकार से हुँ, सवाल पूछे गए थे,
पंजाब में, हरियाणा में, उन दोनों राज्यों के बारे में बहुत कुछ चर्चा हो रही है। मगर पंजाब हरियाणा तक ये बात रुकी नहीं थी, अलग अलग जगहों में भी किसान के सवाल पूछे जा रहे थे। मगर और फिर अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में कुछ छोटे छोटे आंदोलन शुरू हुए थे अलग जगहों में। वो एक मौका था भारत सरकार के सामने कि वो जाके किसानों से बातचीत शुरू करे। मगर भारत सरकार ने बातचीत शुरू करने की कोई जगह नहीं छोड़ी, और वहां से लेकर हम आज की तारीख में यहाँ पहुंचे हैं, जहां मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब किसान का आंदोलन इतना बड़ा हो गया है और उनका जो मेन जो वो चाहते हैं कि ये जो 3 कानून हैं उनको रद्द किया जाए। अब एक सरकार जिसने इतने मतलब भारी भरकम तरीके से इन 3 कानूनों को पार्लियामेंट में बिल्कुल बुलडोज करके सामने नागरिक के सामने रखे हैं, क्या वो असल में इन 3 कानूनों को हटाएंगे? वो ऑप्शन नहीं है। तो दोनों लेवल्स पर अब हम एक ऐसी जगह में पहुंचे हैं जहां एक बहुत जरूरी चीज, आई थिंक एक चीज हम भूल जाते हैं इन कानूनों के बारे में जब हम बात करते हैं, कि सच्चाई ये है कि 1991 ऑनवर्ड्स हमने जिस तरीके से अपनी इकोनॉमी में काफी सारी रिफॉर्म्स लगाए हैं, उन रिफॉर्म्स का प्रभाव किसान पर नहीं पड़ा है। और एक्चुअली एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इस देश में बहुत ही कम है। इंडिया इज द वन कंट्री वेयर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इज लो, ऑल्दो एग्रीकल्चर एम्प्लॉयज मोस्ट पीपल। और हमारे पॉलिटिक्स में, हमारी राजनीति में भी किसान के मुद्दे बहुत कम उठते हैं। तो इस वजह से किसान और के बाजार, किसान के काम करने की प्रक्रिया, खेती की प्रक्रिया, उसमें रिफॉर्म लाना बहुत जरूरी था। मगर अब हम वहां ऐसी जगह में पहुंच गए हैं जहां क्रिटिकल चीजें, सब्सिडीज, एमएसपी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, जिनकी जरूरत है ताकि किसान की प्रोडक्टिविटी बढ़े और उनकी आमदनी बढ़े, अब उन पर चर्चा करना, उन पर बहस करना बहुत मुश्किल हो गया। ये बिल्कुल जो है गतिरोध, एक तरीके से हम देखिए प्रेस्टीज बैटल भी नजर आ रहा है। खुद जो किसान संगठन के नेता हैं वो कह रहे हैं कि भाई अब ये आर या पार की लड़ाई है। और यहाँ जैसे यामिनी ने कहा कि ये बहुत सारी मीडिया में आपको ये नजर आएगा कहते हुए कि भाई ये सिर्फ हरियाणा और पंजाब के किसान हैं, ऐसी बात नहीं है। मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, आप बहुत सारे राज्यों के देखेंगे जो किसान संगठन यहाँ पर यूनियन शामिल हैं। अगर मैं थोड़ी सी स्पेसिफिक्स की बात करूं, उसके बाद लार्जर पॉलिटिक्स पर चर्चा करेंगे यामिनी। जो एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ था एमएसपी का, नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं, बातचीत जरूर कर रहे हैं, मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं, मीडिया को इंटरव्यूज में कह रहे हैं कि भाई एमएसपी हम नहीं हटाएंगे और जरूरत पड़े तो हम लिखित आश्वासन दे देंगे। ये सरकार की लाइन रही है। अगर सरकार लिखित आश्वासन देने को तैयार है तो फिर एमएसपी को एक चौथे बिल के रूप में लाने में क्या दिक्कत है? और अगर एमएसपी की गारंटी नहीं होती है, जो किसान बार बार चिंता जता रहे हैं, उनमें आपको कितना जो है जस्टिफिकेशन नजर आता है? ये एमएसपी का मुद्दा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है। और एक्चुअली सरकार की जो लाइन रही है शुरू से कि हमारे 3 कानून को अगर आप गहराई में देखेंगे, उसमें कहीं पर ऐसा लिखा नहीं है कि एमएसपी रद्द किया जाएगा, और वो सच है, कहीं पे नहीं लिखा गया है। मगर जो मेन उद्देश्य है इन 3 कानूनों का, वो उद्देश्य है लिबरलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केट्स। मतलब कि किसान के बाजार को, मंडी का जो उस पर पूरा प्रभाव था, उसको तोड़ने की कोशिश हो रही है। और जब और उसमें फिर सवाल ये भी आ जाता है कि अगर मंडियां नहीं चलेंगी, अगर प्राइवेट ट्रेडर आएगा, कॉर्पोरेट्स आएंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से भी, तो फिर प्राइस अश्योरेंस कहां से आएगा? सरकार अगर मंडी को तोड़ रही है तो फिर प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया कहां से आएगी? मान लो कि कल कोई बड़ा कॉर्पोरेट आ गया, मेरा जो प्रोड्यूस है उस कॉर्पोरेट ने नहीं लिया, तो फिर कौन खरीदेगा? मेरी आमदनी कहां से आएगी? एमएसपी की जो बात है, इट एक्चुअली कम्स फ्रॉम अ वल्नरेबिलिटी, कि जो मेरे बाजार की प्रक्रिया थी, कोई किसान नहीं कहेगा कि मंडी इज नॉट एक्सप्लॉइटेटिव, स्पेशली जो छोटा किसान है, उसने भी मंडी की जो बुराइयां हैं उसके प्रभाव किसान पर पड़ा है। मगर मंडी है, मंडी में एक प्रक्रिया है, वहां पे लोग मिलते हैं, सरकार के साथ बातचीत होती है, तो एक छोटा सा और उसमें पूरी प्रोक्योरमेंट और एमएसपी की प्रक्रिया उसमें है।
तो वो वल्नरेबिलिटी एमएसपी के मांग में दिख रही है, क्योंकि सरकार ने बोलचाल में तो कहा कि एमएसपी हम रद्द नहीं कर रहे हैं, बट काम करने की प्रक्रिया में ना एक बार फार्मर्स यूनियंस के साथ आमने सामने बैठ के बात करने की कोशिश की, तो क्रेडिबिलिटी उनकी बातों में बहुत कम है, इसलिए अश्योरेंस फार्मर्स नहीं मांग रहे हैं। और इसमें एक तीसरी चीज है, देखो ये जो किसानों की मांग है कि एक कानून हो जाए एमएसपी का, एक गारंटी हो जाए एमएसपी का, ये मैं बिल्कुल नहीं मानती कि ये जस्टिफाइड है या सही है। हाँ, जहां से ये मुद्दा उठ रहा है, क्रेडिबिलिटी की और दूसरी की एक इनकम की अश्योरेंस की, वल्नरेबिलिटी जो है फार्मर की, वो मैं मानती हूँ, बट इट इज नीदर फिस्कली वायबल, सरकार के पास इतना पैसा नहीं है, नॉर विल इट नेसेसरली इंसेंटिवाइज द राइट काइंड ऑफ फार्मिंग। पंजाब और हरियाणा में सबसे बड़ा जो अभी आप और मैं दिल्ली में बैठे हुए हैं, आज मेरे छोटे बच्चे घर के बाहर भी नहीं जा पाए पार्क में, क्योंकि इतना पोल्यूशन है। पोल्यूशन के बहुत सारे वजह हैं, बट एक है क्योंकि पंजाब और हरियाणा में जो चावल उगता है उसकी जो स्टबल बर्निंग जो होती है, उससे दिल्ली तक पोल्यूशन पहुंचता है। वो पंजाब और हरियाणा में चावल पैडी उगाना, उसका एक एमएसपी के साथ डायरेक्ट लिंक है और एग्रीकल्चर सब्सिडीज के साथ डायरेक्ट लिंक है। वी नीड टू चेंज द एमएसपी इन ऑर्डर टू चेंज द इंसेंटिव्स फॉर फार्मर्स फॉर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैव डिड। सो द पॉइंट इज दैट जो एमएसपी की जो बात है, सेंट्रलाइज्ड एमएसपी मेक्स नो सेंस। वी कैन लुक फॉर डिसेंट्रलाइज्ड, राज्य के स्तर पर एमएसपी के अलग अलग स्ट्रक्चर। लेकिन यामिनी एक क्लैरिफिकेशन दीजिए, क्योंकि इस बात को लेकर, और मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, इस बात को लेकर बहुत सारी जो है कंफ्यूजन नजर आती है कि इस वक्त एमएसपी क्या जो राज्यों की तरफ से जो लोग लेजिस्लेट करते रहे हैं इस कृषि के मुद्दों पर, स्टेट सब्जेक्ट रहा है, क्या अलग अलग राज्यों में एमएसपी दरअसल एक गारंटी के तौर पर वहां बिल्स के अंदर शामिल रहता है, या अभी तक एमएसपी एक आश्वासन के तौर पर ही आगे चलता रहा है? और प्रोफेसर अशोक गुलाटी जैसे जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, वो ये भी आर्ग्यू करते हैं कि भाई अगर एमएसपी इतना जरूरी है तो पंजाब वगैरह में आप देख लो, फिर वो एमएसपी आप सिर्फ गेहूं चावल की आप बात क्यों करते हो? आप दूसरे क्रॉप्स, आप पल्सेस, आप एडिबल ऑयल्स, आप इनकी बात क्यों नहीं करते हो? इन सबको जो है, तो जहां आपको फिट बैठता है वहां आप एमएसपी के लिए डिमांड कर रहे हो, जहां फिट नहीं बैठ रहा है तो वहां जो है आप खुद ही एमएसपी के लिए बात नहीं कर रहे हो। तो दो चीजें, एक तो एमएसपी की कोई लिखित में कानूनन गारंटी नहीं है, ना होनी चाहिए। ये एक पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है और पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि माहौल के हिसाब से पॉलिसी को बदलना बहुत जरूरी है। दूसरा, जो एमएसपी की मांग है, एमएसपी ज्यादातर व्हीट एंड पैडी के लिए है, मगर एमएसपी एक्चुअली इज आल्सो मेंट फॉर 23 अदर कमोडिटीज, वो सरकार कम खरीदती है। और ज्यादातर पंजाब और हरियाणा के किसानों को एमएसपी का फायदा मिल रहा है। एक आंकड़ा है जो आजकल बहुत घूम रहा है अखबारों में और पॉलिसी वालों की बातचीतों में, कि केवल 6% किसान हैं जो एमएसपी का लाभ उठाते हैं। बिल्कुल सही है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि एमएसपी की मांग बाकी जगहों में नहीं है। और शायद हमें सोचना चाहिए कि एमएसपी मांग कमोडिटी के हिसाब से होगी, रीजन के हिसाब से होगी, किसान की जरूरतों के हिसाब से होगी। ये मुद्दा केवल राज्य के स्तर पर तय हो सकता है। जो एमएसपी और बिहार के किसान को जरूरी है, शायद वो एमएसपी पंजाब के किसान को जरूरी नहीं है। इसलिए एक भारत सरकार के लेवल पर सेंट्रलाइज्ड कानून मेरी राय में बिल्कुल गलत है। इसमें एक दूसरा चीज है जिसके बारे में होप हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर पाए, कि एग्रीकल्चर इज ए स्टेट सब्जेक्ट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में क्लियरली डिलिनेट हुआ है कि केंद्र सरकार किन मुद्दों पर निर्णय और पॉलिसी बनाएगी, कानून बनाएगी, और राज्य सरकार किन मुद्दों पर पॉलिसी बनाएगी। और एग्रीकल्चर राज्य सरकार के सब्जेक्ट में, राज्य सरकार के डोमेन में है। वो इसलिए है क्योंकि एग्रीकल्चर इज वेरी लोकेशन स्पेसिफिक। जो खेती बाड़ी में समस्याएं छत्तीसगढ़ के किसान के सामने आती हैं, वो पंजाब के किसान के सामने अलग होती हैं, बिहार के किसान के सामने अलग होती हैं, केरल के किसान के सामने अलग होती हैं। इसीलिए एग्रीकल्चर राज्य स्तर पर, उसकी पॉलिसीज राज्य स्तर पर बननी चाहिए और आज की तारीख तक बनती रही। भारत सरकार ने इन 3 कानूनों के साथ एक बहुत अजीब और मुझे लगता है थोड़ा सा डरावना पॉलिसी की प्रक्रिया निकाली है।
क्योंकि राज्य सरकार कि बाजार के बारे में, मंडियों के बारे में कुछ खास रिफॉर्म नहीं कर रही थी, तो भारत सरकार ने अपना लिया कि राज्य सरकार के एक सब्जेक्ट पर वो खुद कानून बनाएगी और पार्लियामेंट के द्वारा उसको लेजिस्लेट करेगी। ये अपने आप में बहुत गलत चीज है, जब तक, क्योंकि खेती बाड़ी की बहुत लोकेशन और जियोग्राफिकल स्पेसिफिक नीड्स होती हैं। अगर राज्य सरकार टेबल पर नहीं बैठी है, बाजार अंत पंत में लोकल होता है, वो नेशनल अभी तक नहीं है। लोकल चीजें, लोकल डिस्प्यूट्स, लोकल टैक्सेशन वो लोकल जगहों पे फाइनल होता है। आपने उसको भारत सरकार के कानूनों के द्वारा रेगुलेट करने की कोशिश की है। अगर आप कानून की गहराई में भी जाएंगे तो दिखेगा, और किसानों ने बहुत कहा है, एमएसपी के बारे में हम लोग बहुत बातचीत कर रहे हैं, मगर किसानों के मांग को अगर ध्यान से देखेंगे तो साफ पता लगता है कि किसान भी कह रहा है ये कैसा कानून बनाया है जहां पर जो लोकल चीजें हैं उसकी रेगुलेशन करने के लिए राज्य सरकार मुझे दिख ही नहीं रहा। तो कल को कोई अंबानी अडानी आ जाए और मेरे को कुछ और मुझे लग रहा है कि मुझे सही तरीके का प्राइस नहीं मिला, या मेरी जो प्रोड्यूस है उसको खरीदा नहीं, तो डिस्प्यूट्स मेरा कहाँ सेटल होगा, मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ, क्योंकि वो क्लियरली बना नहीं है इसमें। तो यामिनी, जो आप कह रही हैं कि जैसा एमएसपी को आप लीगल इंस्ट्रूमेंट नहीं बना सकते हैं, ऐसे में अगर आपकी नजर में कौन सी अहम ऐसी 2 या 3 अमेंडमेंट्स हैं जो इस बिल में होनी चाहिए? क्योंकि किसान तो अब यही कह रहे हैं कि भाई हमें ये बिल चाहिए ही नहीं, आप इन तीनों बिलों को रिपील कर ले। और जैसा आपने कहा कि सरकार जब इतने कदम आगे ले चुकी है तो पूरे हाथ तो खींचने वाली है नहीं। कौन सी एरियाज है जो आपको लगता है निगोशिएबल है, जो 1-2 चेंजेस करने से शायद किसानों को भी जो है थोड़ा उस पर गौर करने की जरूरत पड़ेगी फिर? तो जो किसानों की काफी लंबी लिस्ट है उनके मांगों में, मुझे लगता है कुछ जरूरी चीजें, एक तो एक बहुत टाइट और सही तरीके का डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बनना चाहिए, जिसमें राज्य सरकारों को जगह देनी चाहिए, जिसके आधार पर वो तय कर पाए कि उनके लोकेशन के हिसाब से किस तरीके का एक रोबस्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम बना रहे। दूसरा, ये जो उन्होंने एक पैरेलल सिस्टम बना दिया, एक मंडी वो कह रहे हैं कि बंद नहीं होगी, बट मंडी के बाहर काफी सारे जो सेल्स हैं वो बिल्कुल अलग तरीके से रहेंगी, और वो 2 टाइप के रेगुलेटरी सिस्टम्स होंगे। मुझे लगता है कि बेहतर यही है, क्योंकि शायद वो खुद अपने कानून वापस नहीं ले पाएंगे, कि वो कहें कि ये एक ढांचा हम लोग बना रहे हैं, राज्य सरकार पर निर्भर है कि वो किस तरीके से उस ढांचे पे अपने अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अपनाएं। तीसरा, रही बात एमएसपी की, क्योंकि वो भागने वाली नहीं है, शायद एक क्लियरली अश्योरेंस कानून में भी लिखा जाए कि एमएसपी का शब्द शायद ना यूज करके, कि ट्रांजिशन पीरियड के लिए एक मिनिमम प्राइस अश्योरेंस की कोई प्रक्रिया राज्य सरकार के लेवल पर ली जाएगी, एंड एकदम से पॉलिसी लेवल पर कंसल्टेशन की प्रक्रिया जारी होनी चाहिए। जब तक हम आज की तारीख में ये इन 3 कानूनों को अगर हम अलग रखें, बट जनरली अगर आप देखें, भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच में इतना भारी तनाव हो गया है, बिल्कुल, ट्रस्ट इतना टूट गया है, और भारत सरकार के काम करने की प्रक्रियाएं कि बुलडोज करके जो कुछ भी मुझे करना है मैं करूं, कोई कंसल्टेशन नहीं, उस वजह से उनके कामों में कोई क्रेडिबिलिटी बची नहीं है। उस क्रेडिबिलिटी को फिर से अपनाने के लिए पॉलिसी लेवल पर उनका काम एकदम से शुरू हो जाना चाहिए। एक इंटर स्टेट काउंसिल बनना चाहिए, जिसमें फॉर एग्रीकल्चर समथिंग लाइक जीएसटी काउंसिल, बट वहां पे एक्चुअली डिलिबरेशन होना चाहिए, और फार्मर्स यूनियंस अक्रॉस द कंट्री को उस काउंसिल में बुला के उनके साथ बातचीत करना जरूरी है। ये लंबी चौड़ी दौर है, एक दिन में इसका हल नहीं निकलेगा। और यहाँ पे निश्चित रूप से जैसा आप विश्वास की बात कर रही हैं, उस विश्वास को जीतना ज़रूरी है। ख़ास करके क्योंकि जिस तरीके से एक पूरी की पूरी कोशिश की गई कि भई इन किसानों पर भी कोई ठप्पा लगा दिया जाए, ये कह दिया जाए कि इनके लिए जो है विदेशी पैसा आ रहा है, विदेशी समर्थन आ रहा है, लेकिन वो काम नहीं आया। और किसानों ने दिखा दिया कि किस तरीके से जो है जब वो विज्ञान भवन भी जाते हैं मीटिंग के लिए, तो खुद अपना टिफ़िन खाना पैक लेके करके ले जा रहे हैं, अपनी चाय लेकर जा रहे हैं, सरकार का हम नमक पानी तक नहीं लेंगे। और दामिनी, जो आखिरी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगी मैं। इंडिया के हिस्ट्री में अगर आप देखें, जहाँ तक ये जो एग्रेरियन मूवमेंट्स की बात है,
2 साल पहले भी हमने लॉन्ग मार्च देखा महाराष्ट्र में, तो किसानों का जो सुसाइड्स का मुद्दा होता है, उस पर एक डिस्कोर्स चलता है, किसानों की बुरी हालत की डिस्कोर्स चल रही है। इस बार ये इस दफ़ा जो है ये आंदोलन अलग क्यों है और क्या आपको लगता है कि इसमें कोई एक शख्स, कोई एक आवाज़ है जो इसे नेतृत्व दे रहा है या बहुत सारी नई आवाज़ें आ रही हैं या ये एक रडरलेस और स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट मूवमेंट नज़र आता है? अगर देखा जाए तो 1970s और 1980s में ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद स्पेशली एग्रेरियन मूवमेंट्स, एग्रेरियन पॉलिटिक्स हमारे मेन स्ट्रीम पार्टी पॉलिटिक्स में उसका एक बहुत बहुत बड़ी जगह दी गई थी। आपको शायद याद होगा चरण सिंह, मोहम्मद हुँ, सिंह टिकायत, ये दीज वर टॉल लीडर्स इन, और उन यूनियंस को अपने साथ में मोबिलाइज करके प्रोटेस्ट होती थी, अपनी मांगे सरकार के सामने डालते थे। बट उसमें एक बहुत जरूरी चीज थी कि ज्यादातर जिन फार्मर्स की बात सरकार के सामने पहुंचती थी, पॉलिटिकली रेलेवेंट जो फार्मर्स था, वो वही फार्मर था जो जमींदार था, जिसके पास बहुत सारा बड़ी जमीन थी। छोटा जो फार्मर है, जो लेबर है फार्म पर, उनकी आवाजें वहां तक बिल्कुल नहीं पहुंचती थी। इनफैक्ट पूरा पॉलिटिक्स जो था वो छोटे फार्मर, लेबर फार्मर, आदिवासी फार्मर, महिला फार्मर को बिल्कुल अलग कर रही थी। उनकी हुँ, इंटरेस्ट इन बातों में कभी नहीं पहुंचती थी, और उसी मोबिलाइजेशन के धारे में आकर जो अपना एमएसपी का रेजीम है, जो अपना पावर और फर्टिलाइजर सब्सिडी का रेजीम है, वो बनाया गया। और कुछ हद तक ये सही है जो आजकल रिफॉर्म की बात चलती है कि जो सबसे बड़ा बेनिफिट जो मिला अपने एग्रीकल्चर सब्सिडी के रेजीम से, वो बेनिफिशियरी था लार्ज फार्मर, बड़ा फार्मर, जमींदार फार्मर, जिसके पास पैसा पहले है। वो छोटा फार्मर नहीं है, डिस्ट्रेस फार्मर नहीं है। हुँ, मगर पिछले 10-15 साल में, एंड एक्चुअली कॉन्सिक्वेंस ऑफ जिस तरीके के पॉलिसीज हम लोगों ने अपनाए, जितना इग्नोर हमने किया एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी में सबसे के समस्याओं का हल के लिए सबसे बेहतर पॉलिसी होता है कि खेत में किसान जो है उसको खेत से दूर करके हुँ, फैक्ट्री में डाल दीजिए। ये हमारी सोच थी। हमने ज्यादा गहराई से एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को किस तरह ताकतवर बनाए, उस पर हुँ, बिल्कुल कोई पॉलिसियां नहीं बनाई, और फार्मर भी हमारे पॉलिटिक्स से हट गया। हुँ, अगर आप देखें, जो मेन हमारे पॉलिटिकल अलायंसेस हैं, हमारे जो पॉलिटिकल डिबेट्स होती हैं, जो वो उसमें फार्मर बहुत कम आ रहा है। और क्योंकि एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस इतना एक्सट्रीम हो गया, एक नया मोबिलाइजेशन हमने देखा, जिसमें हुँ, जमींदार और उसका लेबरर दोनों साथ साथ में चलते 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 अपने किसान का जो आइडेंटिटी है उसको अपने पॉलिटिक्स में डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये हुँ, 2018 में हुआ, और आज की तारीख में ये जो आंदोलन चल रहा है उसमें भी दिख रहा है, दलित हुँ, भी दिख रहा है, लेबर भी दिख रहा है, महिला भी दिख रही है, और जमींदार भी दिख रहा है। और आई थिंक दिस, हम अंग्रेजी में बोलते हैं क्रॉस क्लास कोएलिशन जो है, हुँ, उसमें खूब ताकत है। लीडर नहीं है, शायद ये एक अच्छी बात है, क्योंकि हर ऑपोजिशन लीडर और हमारे करंटली जो सरकार चला रही है, भारत सरकार जो चला रही है, उन्होंने अपने आप को इन मामलों में डिस्क्रेडिट कर लिया है। हुँ, ये एक मौका है हमारे पॉलिटिक्स में नई जान डालने के लिए। ये हुँ, एक मौका है कि वो नया जान आए। अब वो किस तरीके से, किस आवाज से उठेगा और क्या उसका फॉर्म होगा, वो हुँ, आगे देखें। सीएए का जो प्रोटेस्ट हुआ था उस समय भी यही बात हुई थी, पॉलिटिकल पार्टी कहाँ है। मगर हुँ, इन मुद्दों में आज की तारीख में हमारे सारे पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने आप को इतना डिस्क्रेडिट कर दिया कि शायद पुशबैक जो आएगा हुँ, भारत सरकार पर और बीजेपी पर, जो ऑपोजिशन जो आएगा वो लोगों से आएगा, और क्या पता उसमें से कोई नई राजनीति आ गई। हुँ, थोड़ा रोमांटिक है, बट आई एम हुँ। होपफुल। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगी यामिनी क्योंकि जैसे ये जो दावे किए जा रहे हैं इन बिल्स के ज़रिए सरकार की तरफ से कि भई इससे आपके जो मिडलमैन हैं वो चले जाएँगे निजी निवेश आएगा और इससे बहुत सारे सुधार हो सकेंगे जहाँ तक ढांचागत सुविधाओं का सवाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोल्ड स्टोरेज है। इस तरह के अनाउंसमेंट्स जो हैं अब अरुण जेटली अगर मैं गलत नहीं हूँ, उन्होंने भी बहुत करोड़ रुपए की अनाउंसमेंट्स किए थे कि इससे भई हमारी प्याज की जो दिक्कत है, प्याज की क्राइसिस होती है, वो खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो जो मेन कागज़ में भी अगर सरकार बहुत कुछ लिख कर भी दे दे, तो काफ़ी दफ़ा दूसरे कानूनों की ही तरह इम्प्लीमेंटेशन में जो है
ढिलाई बरती जाती है या इम्प्लीमेंटेशन नजर नहीं आता है। इन इश्यूज पर जो है आपकी क्या सोच होगी? 2 चीज़ें, सबसे पहले सरकार के एक हाथ से एक आवाज़ कुछ कहती है और एक पॉलिसी कुछ और करती है। मार्केट को खोलना, लिबरलाइज़ करना, कॉम्पिटिशन आएगी, ईसीए को रद्द किया, एक नया हमारे 3 कानूनों में एक नया प्राइस कंट्रोल, और उसके ऊपर जब प्याज के साथ थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, आपको शायद याद होगा अगस्त के महीने में शायद हुआ, तो कंट्रोल्स फिर से आ गई। तो ये एक इसमें अपनी पॉलिसी में भी काफी कंफ्यूजन है, और प्याज बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि ये सारा पॉलिसी कंफ्यूजन वहीं से आता है, और इलेक्शन जीते और हारे जाते हैं प्याज के ऊपर। दूसरा, सच अगर मुझे जो लगता है, जो सबसे जरूरी चीज हमारे किसानी बाजारों में जो रिफॉर्म हमें लगाना है, वो है एक्चुअली इन्वेस्टमेंट्स इन मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर। बिहार में 2006 में हम बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार की सरकार थी उस समय, एपीएमसी एक्ट को रद्द कर लिया था। रद्द करने के बावजूद बिहार के किसान को अभी तक कोई कंपेटिटिव मार्केट ऑप्शंस नहीं मिले हैं। क्यों नहीं? इनफैक्ट जिस हद तक वो मंडी में एटलीस्ट कोई जगह होती थी जहां पे वो जाके अपना प्रोड्यूस बेच सकता था, अब वो भी गया, और उस जगह में कोई फिजिकल मार्केट का इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया। कोई वो ट्रेडर कहाँ है वो भी पता नहीं लगता। इनफैक्ट बिहार का जो प्रोड्यूस है वो ट्रकों में जाके पंजाब तक पहुंचता है बेचने के लिए। मार्केट इन्वेस्टमेंट इज नेसेसरी। दूसरा, बिल्डिंग लोकल कोऑपरेटिव्स एंड फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस। हमारी खाद्यान्न के पूरे इतिहास में अमूल, नंदिनी, ये अलग अलग जो दूध और डेयरी कोऑपरेटिव्स जो बनी है, वो इतनी ताकतवर हैं कि उनके वजह से कभी भी किसी ने डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए एमएसपी की बात ही ना छेड़ी, क्योंकि farmer is assured through the cooperative network they will get competitive prices, they will be able to sell their products. Building the local ecosystem for strong institutions, पैक्स हैं, वो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, उनके बारे में कहा बहुत जाता है, बट जो ये मुश्किल काम है मोबिलाइज करना, बनाना सही तरीके से, वो जो काम है ना भारत सरकार ने कभी किया है, ना राज्य सरकार ने कभी किया है। आई थिंक आज की तारीख में जब किसान के मुद्दे अब हेडलाइंस पे पहुंचे हैं, इसका सबसे सही नतीजा ये होगा कि भारत सरकार और राज्य सरकार की पॉलिटिक्स बदलेगी, और वो खुद जो जिस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है अपने राज्यों में, अपने फार्मर्स के लिए, अपनी मंडियों में, वो इन्वेस्टमेंट्स की कमिटमेंट वो बनाए और सच में एक्चुअली बना रखें। ये पूरे महामारी के डिस्ट्रेस में एक ऐसा सेक्टर है जिसमें अभी तक जीवीए उसका नेगेटिव नहीं पहुंचा, ग्रोथ उसका पॉजिटिव रहा है, वो है हमारा एग्रीकल्चर। इट इज अ रेजिलिएंट सेक्टर, उसको ताकतवर बनाना हमारा अब फर्ज है। बिल्कुल, और देखना होगा कि जो है सरकार अब इन तमाम बातों पर गौर करती है या इसे भी जो है एक अलग प्रेस्टीज लड़ाई में ही जो है तब्दील करके रह जाती है, क्योंकि जो भारत की संघीय ढांचा के लिए, जैसे यामिनी ने बहुत जरूरी बातें कही कि खास करके भारत के संघीय ढांचे के लिए भी जो है इस पूरे आंदोलन की खास अहमियत है। यामिनी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मेरे यूट्यूब स्टेशन पर, और तमाम सवालों का इतनी खूबसूरती से जवाब देने के लिए। और इस गतिरोध का हम यही उम्मीद करेंगे, क्योंकि बहुत बुजुर्ग जो पुरुष हैं, महिलाएं हैं, ये अन्नदाता हैं, ये वो खाना उगाते हैं जो हमारे और आपके प्लेट्स पर सर्व होती हैं। तो इसलिए एक तो इनको जो है आतंकवादी करार देना, इनको एंटी नेशनल करार देना, ये प्लीज बंद कीजिए, ये सही नहीं लगता है। थोड़ा सा अपने दिलो दिमाग दोनों का इस्तेमाल कीजिए। बहरहाल आज मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, और दर्शकों को बता दूं कि बूम पर आप मेरी न्यू वीडियो सीरीज हिंदी में देख सकते हैं, मीडिया बुद्धि के नाम से, जिसमें हमने फेक न्यूज की बातें की हैं, न्यूज रूम के मॉडल्स की बातें की हैं, और साथ ही इंडिया अहेड न्यूज चैनल, जो कि आपको टाटा स्काई पर 617 चैनल नंबर नजर आएगा, एयरटेल लाइव पे 373 पर, सोमवार से गुरुवार तक, मंडे टू थर्सडे शाम के 7 बजे मैं आपसे मिलूंगी वहां इंग्लिश न्यूज शो पीपल्स एडिटर के साथ। तो आज मुझे दीजिए इजाजत, फिलहाल नमस्कार, एंड डोंट फॉरगेट टू वेयर अ मास्क। थैंक यू।